आज की क्लास में हम संसद की कार्यवाही के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी जैसे सचेतक, सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा संसद की कार्यवाही से जुड़ा हुआ एक कानून जिसको हम दल बदल अधिनियम बोलते हैं तथा संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। संसद की कार्यवाही से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदाधिकारी जिसमें सचेतक हैं, सदन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और दल बदल अधिनियम और संसदीय समितियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है वो है सचेतक, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विप बोलते हैं। तो पहली बात है कि सचेतक या विप का क्या अर्थ होता है। सचेतक का मतलब होता है निर्देश। सचेतक का क्या मतलब होता है, निर्देश। और ये निर्देश किसके लिए होते हैं और निर्देश देता कौन है और निर्देश का पालन करना क्यों आवश्यक है और पालन अगर नहीं करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सचेतक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सचेतक या विप का मतलब है एक निर्देश होता है जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपने संसद के सदस्यों को जारी किया जाता है। तो पहली बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सचेतक क्या होता है, विप क्या होता है। विप एक प्रकार का निर्देश होता है जो जारी कौन करता है, राजनीतिक दल के द्वारा जारी किया जाता है। राजनीतिक दल के द्वारा जारी किया जाता है। और किसको जारी किया जाता है, अपने सांसदों को जारी किया जाता है। विप जारी करने के कारण क्या हैं, तो विप इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो किसी दल के सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उन सांसदों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। पहला कारण तो क्या है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। भाई आप जानते हो एक दल के बहुत सारे सांसद होते हैं और वो सांसद जिस दल के टिकट पर निर्वाचित होकर आए हैं उस दल की रीति और नीति के अनुसार उनको संसद में कार्य करना पड़ता है। तो उनको अनुशासन में बनाए रखने का कार्य कौन करता है, जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो निर्देश जारी किया जाता है ये सांसदों को अनुशासन में बनाए रखता है। और जो विप जारी किया जाता है वो सांसदों को संसद में उपस्थित होने के लिए भी जारी किया जा सकता है और किसी बात के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सांसदों के सदन में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विप जारी किया जाता है। तो सांसदों के व्यवहार को, सांसदों के व्यवहार को सदन में नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। सदन में नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सांसदों के सदन में उपस्थित और मतदान करने के लिए भी जारी किया जाता है। सांसदों की उपस्थिति और मतदान के लिए भी विप जारी किया जाता है। तो इन 3-4 कंडीशन में विप जारी किया जाता है। एक तो सांसदों का सदन में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा सांसदों के व्यवहार को सदन में नियंत्रित करना, और तीसरी बात है सांसद को किसी प्रस्ताव के या किसी विधेयक के या किसी संकल्प के पक्ष में या फिर विपक्ष में वोट करने के लिए राजनीतिक दल के द्वारा निर्देश दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विप बोलते हैं, सचेतक बोला जाता है। विप राजनीतिक दल के द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन राजनीतिक दल के द्वारा सदन में एक मुख्य सचेतक की नियुक्ति की जाती है। सदन में किसकी नियुक्ति की जाती है, राजनीतिक दल के द्वारा मुख्य सचेतक की। और ये मुख्य सचेतक होता है वो निर्देश जारी करता है। निर्देश जारी कौन करता है, राजनीतिक दल का कोई सांसद होगा जिसको राजनीतिक दल सदन में मुख्य सचेतक बनाते हैं। वो मुख्य सचेतक सांसदों को विप जारी करता है। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस सदन में अपना एक मुख्य सचेतक बनाएगी,
ठीक है, कांग्रेस विपक्ष में है तो वो क्या करेगी, मुख्य सचेतक किसी सांसद को बना देगी और वो सांसदों के लिए निर्देश जारी करते हैं कि आपको इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करनी है या फिर इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग करनी है या सदन में उपस्थिति के लिए जारी किया जाता है। विप भी कई प्रकार के होते हैं, 1 लाइन का विप होता है, 2 लाइन का भी विप होता है और जो सबसे कठोर विप होता है उसको 3 लाइन का विप बोलते हैं, जिसमें उपस्थिति और मतदान दोनों के लिए वो जारी किया जाता है। 3 लाइन का जो व्हिप होता है वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान या विश्वास प्रस्ताव के दौरान उपस्थिति और मतदान करने के लिए जारी किया जाता है। अब मान लीजिए सरकार में है जो पार्टी सरकार में है यानी सत्ता पक्ष है, क्या उसके द्वारा भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया जाता है क्या? तो सत्ता पक्ष के द्वारा भी सांसदों को व्हिप जारी किया जाता है। कहने का मतलब है संसद में जितने भी दलों का प्रतिनिधित्व है वो सारे दल अपना एक संसद में मुख्य सचेतक नियुक्त करते हैं। जिस दल की सरकार है उसके द्वारा व्हिप जारी करने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसके द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। बाकी जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी एक सदस्य को मुख्य सचेतक नियुक्त करते हैं, जबकि जो सत्ता पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है उनके सांसदों के लिए व्हिप जारी कौन करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के सांसदों को व्हिप कौन जारी करेगा? बीजेपी के सांसदों के लिए जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उसका जो मंत्री है उसके द्वारा व्हिप जारी किया जाएगा। और कांग्रेस के सदस्यों को व्हिप कौन जारी करेगा? क्योंकि कांग्रेस तो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी होने के कारण वो अपने एक सांसद को मुख्य सचेतक नियुक्त कर देगा। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी है वो भी अपने एक सांसद को मुख्य सचेतक नियुक्त कर देगा। इसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो भी एक सांसद को मुख्य सचेतक नियुक्त कर देगा। सत्ता पक्ष के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो इसका मंत्री होता है वो जारी करता है। विपक्षी दल अपने एक सदस्य को या एक सांसद को मुख्य सचेतक नियुक्त करते हैं, उसके द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई व्हिप कौन जारी करता है और क्यों जारी करता है और किसको जारी किए जाते हैं, सांसदों को जारी किए जाते हैं। और कई बार कोरम को बनाए रखने के लिए भी व्हिप जारी किया जाता है। किस लिए जारी किया जाता है? कोरम या गणपूर्ति को बनाए रखने के लिए, कोरम या गणपूर्ति के लिए भी व्हिप जारी किया जाता है। जब संसद में या लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 55 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सत्ता पक्ष अपने सांसदों को व्हिप जारी करता है सदन में उपस्थिति के लिए, ताकि सदन का कोरम पूरा हो और सदन की कार्यवाही चल सके। क्योंकि आप जानते हो सदन की कार्यवाही तभी चल सकती है जब उसमें 55 सांसद उपस्थित हो, और राज्यसभा हो तो उसमें कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है ज्यादा कि वो सदन को चलाए, इसलिए कोरम पूर्ति के लिए भी व्हिप जारी किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कोई सांसद व्हिप को नहीं माने तो क्या होगा? कोई सांसद ऐसा होता है जो अपने दल के जो निर्देश होते हैं उनको नहीं मानता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई सांसद व्हिप का उल्लंघन करता है और उस दल के द्वारा उसको 15 दिन के अंदर अंदर माफ नहीं किया जाता है तो वो सांसद दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य हो जाता है, सदन की सदस्यता से क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। अपने निर्देश को नहीं अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देश को नहीं मानता है या मुख्य सचेतक के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उस निर्देश को नहीं मानता तो क्या प्रभाव पड़ता है? वो सांसद दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य हो जाएगा। दल बदल अधिनियम के तहत क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये
सचेतक या विप को नहीं मानने का परिणाम होता है। अयोग्य कब होगा? जब वो राजनीतिक दल उसको माफ नहीं करे। अगर 15 दिन में माफ कर देता तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर वो सदस्य दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य माना जाता है उसको। और दल बदल अधिनियम के तहत वो जब अयोग्य हो जाएगा तो उसकी सदन की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। और दल बदल अधिनियम के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? आप जानते हो लोकसभा है, तो लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। व्हिप के अंतर्गत क्या किया जाता है? अपने सांसद को पार्टी के निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? व्हिप बोलते हैं या सचेतक बोलते हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो बिंदु है वो है सदन का नेता। सदन का नेता क्या होता है? सदन के नेता के लिए प्रावधान कहाँ किए गए हैं? क्या संविधान में सदन के नेता के लिए प्रावधान किए गए हैं क्या? तो उत्तर है नहीं। सदन के नेता का प्रावधान कहाँ किया गया है? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 2 में इसका प्रयोग किया गया कि कौन सदन का नेता होगा। सदन का नेता लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। दोनों सदनों में सदन का नेता होता है। और कौन होता है? देखो, लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 2 के तहत ये प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होगा। लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा? राज्यसभा में सदन का नेता कोई मंत्री होगा। और उस मंत्री को सदन के नेता के रूप में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री राज्य लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन का नेता होगा। और राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा? जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका कोई मंत्री होता है जिसको प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में नियुक्त करता है। वो मंत्री सदन का नेता राज्यसभा में होता है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रधानमंत्री किसका सदस्य है? राज्यसभा का सदस्य है। तो फिर लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? तो फिर लोकसभा का कोई ऐसा मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में नियुक्त करता है। उस स्थिति में लोकसभा का कोई मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में नियुक्त करे वो व्यक्ति सदन का नेता होगा। और जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं? वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है? लोकसभा में सदन के नेता हैं। जिस दल की सरकार होती है उसका जो नेता होता है वो लोकसभा में सदन का नेता होता है। और उस दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इस समय प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो राज्यसभा में नेता कौन है फिर सदन का? जो प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है वो मंत्री राज्यसभा में सदन का नेता होगा। ठीक है। और जैसे मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के सदस्य थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से सदन के नेता थे? किस सदन के सदस्य थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा में तो उस समय सदन के नेता कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और उस समय लोकसभा में सदन के नेता कौन थे? तो मनमोहन सिंह के समय लोकसभा में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2004 से लेकर 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता थे। और 2012 से लेकर 2014 तक सुशील कुमार शिंदे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा में सदन के नेता थे। ठीक है। और वर्तमान में तो क्या है? नरेंद्र मोदी हैं लोकसभा के सदस्य, तो इसलिए वो ही क्या है? लोकसभा के नेता। और दूसरा आता है विपक्ष का नेता।
तो विपक्ष का नेता कौन होता है? जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, जो विपक्षी दल होता है, उसका जो नेता होता है उसको क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता बोलते हैं। लेकिन विपक्षी दल तो बहुत सारे होते हैं, क्या सभी दलों के नेता को विपक्ष का नेता बोलते हैं क्या? तो उत्तर है नहीं। केवल उसी दल के नेता को विपक्ष का नेता बोलते हैं जिस दल को विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त होती है। और विपक्षी दल की मान्यता किसको प्राप्त होती है? जिस दल के लोकसभा में 55 सांसद होते हैं, उस दल को मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बोलते हैं और उसके नेता को क्या बोल देंगे? विपक्ष का नेता बोल देते हैं। और राज्यसभा में जिस दल के 25 सांसद होते हैं, उस दल को मान्यता प्राप्त विपक्ष का दल बोलते हैं और उसके नेता को राज्यसभा में विपक्ष का नेता माना जाता है। तो देखिए विपक्ष का नेता कौन होता है लोकसभा में और राज्यसभा में कौन होता है। तो लोकसभा में बात करें हम, तो लोकसभा में अगर किसी दल के न्यूनतम 55 सांसद हैं, जिस दल के 55 सांसद हैं, उस दल को क्या बोल देंगे? मान्यता प्राप्त। उस दल को क्या बोलेंगे? मान्यता प्राप्त विपक्षी दल। मान्यता प्राप्त विपक्षी दल। और मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का जो नेता होता है उसको क्या बोल देते हैं? लोकसभा में विपक्ष का नेता बोल देते हैं। और राज्यसभा में विपक्षी दल के लिए कितने सांसद होने आवश्यक हैं? राज्यसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के लिए 25 सांसद होने आवश्यक हैं। उस दल को क्या बोलते हैं? राज्यसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बोलते हैं। मान्यता प्राप्त विपक्षी दल। और राज्यसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता को क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, विपक्ष का नेता कौन होता है? जिस दल को लोकसभा में 55 सांसद होते हैं, उस दल को बोल देंगे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल। उस दल के द्वारा अपने किसी एक सांसद को अपना नेता चुना जाता है और उसको क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता बोला जाता है। और इसी प्रकार राज्यसभा में अगर किसी दल के पास 25 सीटें हैं, तो उसको दल को तो क्या बोल देंगे? मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बोल देंगे। और इस दल के द्वारा अपने किसी एक सांसद को अपना नेता चुन लिया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? राज्यसभा में विपक्ष का नेता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के द्वारा अपने किसी सांसद को अपना नेता चुना जाता है, उसको सीधा विपक्ष का नेता नहीं बोल सकते। उसको विपक्ष का नेता तभी बोलेंगे जब लोकसभा है, तो लोकसभा का स्पीकर उसको विपक्षी का नेता नियुक्त करे। तो विपक्ष का नेता नियुक्त कौन करता है? लोकसभा में तो स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष उसको विपक्षी नेता के रूप में मान्यता देता है, तभी वो लोकसभा में विपक्ष का नेता कहलाता है। अगर किसी दल के पास 55 सांसद हैं, लोकसभा का अध्यक्ष उसको विपक्ष का नेता नहीं नियुक्त करता है, तो वो विपक्ष का नेता नहीं कहलाता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उसको विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देता है, तभी वो विपक्ष का नेता कहलाएगा, अन्यथा वो विपक्ष का नेता नहीं कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई विपक्ष के नेता की। अब भारत में देखते हैं कब विपक्ष का नेता बना, कब नहीं बना। तो पहली बार भारत में 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। तो सवाल उठता है कि इससे पहले क्यों नहीं दी गई? उससे पहले आप जानते हो लोकसभा में हमेशा कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा सीटें आती थी और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके सांसदों की संख्या 55 तक पहुंची थी। जैसे पहले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो पहले लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके पास कितने सांसद थे? 30 सांसद थे। इसलिए लोकसभा के स्पीकर के द्वारा 30 सांसदों वाले दल के नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया था। यही स्थिति 1957 के चुनाव में थी। तब भी किसी एक राजनीतिक दल को 55 सीटें लोकसभा में प्राप्त नहीं हुई थी। यही स्थिति 1962 के चुनाव में थी, क्योंकि अधिकांश सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती जाती थी और अन्य दल थोड़ी थोड़ी सीटें लेकर विपक्ष में बैठते थे।
पहली बार भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता 1969 में दी गई थी। 1969 में क्यों दी गई थी? क्योंकि 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया था। तो एक दल तो था कांग्रेस आर और दूसरा दल बन गया कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस आर के नेतृत्व करता तो इंदिरा गांधी थी जो सरकार में थी, और कांग्रेस ओ था, कांग्रेस संगठन था जिसके नेता विपक्ष में बैठ गए थे। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो जो कांग्रेस ओ था उसके पास लोकसभा में 60 सीटें थी, और 60 सीटें होने के कारण लोकसभा के स्पीकर ने कांग्रेस ओ के नेता थे राम सुभग सिंह, उनको विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था, राम सुभग सिंह। तो भारत में पहली बार 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? लोकसभा में 1969 में, क्योंकि राम सुभग सिंह कांग्रेस ओ के नेता थे, और चूंकि इनकी सदस्य संख्या 55 से ज्यादा थी, 60 थी, इसलिए लोकसभा के स्पीकर ने इनको विपक्ष के नेता का दर्जा दे दिया था। तो भारत में पहले विपक्ष के नेता कौन थे? मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। 1969 में ये बने थे। फिर हम बात करें राज्यसभा की, तो कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हुआ तो राज्यसभा में भी उसके सांसद थे, उनका भी विभाजन हो गया, और राज्यसभा में उस समय कांग्रेस ओ प्रमुख विपक्षी दल बना जिसके सांसदों की संख्या 25 से ज्यादा थी, और राज्यसभा में उस समय कांग्रेस ओ के नेता थे श्याम नंदन मिश्रा। उनको राज्यसभा के सभापति के द्वारा मान्यता प्राप्त विपक्षी के नेता का दर्जा दिया गया था। तो 1969 में ही राज्यसभा में भी विपक्षी दल के नेता का दर्जा दिया गया था श्याम नंदन मिश्र को, श्याम नंदन मिश्र को। पहली बार भारत में 1969 में लोकसभा और राज्यसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता का दर्जा दिया गया था। लोकसभा में पहले विपक्षी दल नेता कौन बने थे? राम सुभग सिंह, और राज्यसभा में नेता कौन बने थे विपक्ष के? श्याम नंदन मिश्र। ये दोनों भारत के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता का दर्जा पाने वाले सांसद थे, और दोनों ही किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस ओ से जुड़े हुए थे। तो ये तो बात हो गई 1969 की। इसके बाद में 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो विपक्ष के नेता को वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। 1969 में तो इनको नेता तो बना दिया गया, लेकिन इनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं था, और 1977 में विपक्ष के नेता के पद के लिए एक कानून बना दिया, और उस कानून का क्या नाम था? कानून का नाम था विपक्ष का नेता वेतन भत्ते अधिनियम, वेतन भत्ते अधिनियम 1977। इस कानून के द्वारा विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा दे दिया, कानूनी दर्जा दे दिया था, और इस कानून के अंतर्गत विपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया था। विपक्ष के दल के नेता को वही सुविधाएं, वही वेतन और वही दर्जा प्राप्त था जो एक कैबिनेट मंत्री को दर्जा प्राप्त होता है। पहली बार भारत में विपक्ष के नेता को कानूनी मान्यता कब प्रदान की गई थी? 1977 में। इस एक्ट के द्वारा उसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी और उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दे दिया। तो 1977 में पहली बार विपक्ष के नेता कौन बने थे इस अधिनियम के तहत? तो पहली बार 1977 में लोकसभा में वाई बी चौहान बने थे। कौन बने थे? विपक्षी दल के नेता चौहान। और राज्यसभा में कौन बने थे? 1977 में पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता कौन बने थे? कमलापति त्रिपाठी। ये राज्यसभा में पहली बार
मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता बने थे, जिनको वैधानिक दर्जा इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। इस अधिनियम में क्या दिया हुआ है? विपक्ष के नेता को कानूनी दर्जा इसके माध्यम से दे दिया, उसके वेतन और भत्ते सुख सुविधाओं के बारे में प्रावधान कर दिया और उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान कर दिया। लेकिन शर्त इसमें यही है कि जिस भी दल को 55 सीटें प्राप्त होती हैं, फिर लोकसभा का अध्यक्ष उसको मान्यता प्रदान करता है, तभी वो विपक्ष का नेता कहलाता है। अन्यथा अगर लोकसभा का अध्यक्ष उसको मान्यता प्रदान नहीं करे तो फिर वो विपक्ष का नेता नहीं कहलाएगा। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए शर्तें क्या हैं? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उस दल के पास होना चाहिए और उस दल के नेता को क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता बोलते हैं। तो विपक्ष के नेता का दूसरा नाम और है, उसको क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? नेता प्रतिपक्ष भी बोला जाता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए शर्त क्या है? विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उस दल के पास होने चाहिए। उस दल के पास सदस्य होने चाहिए, तब तो वो दल क्या कहलाता है? मान्यता प्राप्त विपक्षी दल कहलाता है और उसके नेता को क्या बोल देते हैं? विपक्ष का नेता बोल देते हैं। और यही कंडीशन राज्यसभा में है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य जिस दल के पास है, उस दल को तो क्या बोल देंगे? विपक्ष का दल बोल देंगे और उसके नेता को क्या बोल देंगे? विपक्ष का नेता बोल देंगे। भारत में 2014 से लेकर 2024 तक की विपक्ष का नेता लोकसभा में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और 2014 में कांग्रेस के 44 सांसद जीत कर आए थे। तो लोकसभा के स्पीकर ने किसी भी व्यक्ति को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया था। इसी प्रकार 2019 में भी किसी भी दल के पास 55 सांसद नहीं थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उसके पास भी 55 सांसद नहीं थे, इसलिए उसके नेता को विपक्ष का नेता का दर्जा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नहीं दिया गया। विपक्ष का जो नेता होता है वो कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के समय अपने परामर्श देता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाली जो समिति होती है उसका वो सदस्य होता है। जैसे लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए जो समिति होती है उसमें विपक्ष के दल का नेता एक सदस्य होता है। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति के समय जो समिति होती है उसका वो सदस्य होता है। सीवीसी की नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता उस समिति का सदस्य होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो समिति करती है उसका सदस्य भी विपक्ष का नेता होता है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है जो कई बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाली समिति का सदस्य होता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एमपी लैड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में एमपी लैड्स भी बोलते हैं कई बार। एमपी लैड्स। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एल का मतलब लोकल, और ए का मतलब एरिया, स्कीम। इसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं, यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि। तो एमपी लैड्स क्या होता है? इसकी शुरुआत भारत में कब की गई थी और इसमें सांसद को कितने रुपए मिलते हैं? इसकी शुरुआत भारत में 1993 में की गई थी। उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की थी और उस समय एक सांसद को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे। एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करवाने के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जिनको 2011-12 में बढ़ाकर कितने कर दिए? एक सांसद को वर्तमान में 5 करोड़ रुपए
दिए जाते हैं। वर्तमान में एमपी लैड्स के अंतर्गत एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस राशि का उपयोग करने के लिए 23 विषय निर्धारित किए गए हैं। उनमें पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ विषय भी जोड़े हुए हैं और इस राशि का खर्च जिला कलेक्टर और सांसद के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। जिला कलेक्टर और सांसद के द्वारा सामूहिक रूप से इस राशि का खर्च अपने जिले के विकास के लिए करवाया जाता है और इसमें लगभग 23 विषय दिए गए हैं जिन पर यह राशि खर्च की जाती है और ये राशि प्रत्येक सांसद को मिलती है, चाहे वो निर्वाचित सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे वो मनोनीत सांसद हो। सभी सांसदों को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं जिनके माध्यम से वो विकास कार्य करवाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्कीम है ये नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। अब इसके पीछे भी राजनीतिक कारण थे क्योंकि नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उनके पास सदन में बहुमत नहीं था। नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार चलाई थी। अल्पमत की सरकार का क्या मतलब होता है? जिसके पास 272 सांसद नहीं हो। इनके पास लगभग 250 सांसद थे, 240 सांसद ही थे। जब भी नरसिम्हा राव को सदन में बहुमत प्रस्तुत करना होता था तो कुछ सांसद सदन से अब्सेंट हो जाते थे और इनको सदन में बहुमत प्राप्त हो जाता था। सदन में जैसे 545 सदस्य हैं और उसमें से अगर 150 सदस्य अब्सेंट रह जाएंगे तो 450 सांसद बचेंगे और 450 का बहुमत कितना होता है? लगभग 226 सांसद होता है और नरसिम्हा राव के पास लगभग 240 सांसद थे। इस प्रकार नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार चलाई थी। इसलिए इन्होंने सांसदों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सरकार को चलाने के लिए एक स्कीम जारी कर दी जिसको क्या बोलते हैं? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, एमपी लैड्स बोलते हैं। और प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाने लगी। हालांकि ये संसदीय शासन के प्रतिकूल है। संसदीय शासन के प्रतिकूल क्यों है? क्योंकि सांसदों का काम होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और पैसे खर्च करने का अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास होता है। लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका क्या कर रही है? सांसदों को पैसे दे रही है। तो कार्यपालिका जब सांसदों को पैसे दे देगी तो फिर सांसद उस पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए इसको संसदीय शासन के प्रतिकूल माना जाता है और वेंकटचलैया आयोग का संविधान की समीक्षा करने के लिए उस आयोग ने एमपी लैड को समाप्त करने की सिफारिश की थी क्योंकि ये संसदीय शासन के एकदम ही प्रतिकूल है। जब सांसदों को पैसे मिलने लग जाएंगे तो फिर वो सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं कर सकते। दोनों के बीच में हितों का टकराव हो जाएगा। सरकार सांसदों को पैसे दे देगी और सांसद सरकार पर नियंत्रण मुक्त, सांसद सरकार को नियंत्रण मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार दोनों आपस में लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए वेंकटचलैया आयोग ने इसको समाप्त करने की बात कही थी। फिर आता है अपना दल बदल अधिनियम। तो दल बदल अधिनियम क्या होता है? दल बदल अधिनियम का निर्माण भारत में कब किया गया और क्यों किया गया? तो दल बदल अधिनियम का निर्माण भारत में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी जिसको क्या बोलते हैं? 10वीं अनुसूची। आप जानते हो संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं जिसमें 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से संबंधित है। इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं? किसी एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सांसद द्वारा अगर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है तो उसकी सदस्यता को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हो जाता है सांसद के रूप में और सांसद निर्वाचित होने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अयोग्य ठहराया जाएगा और उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो एक
दल के निर्वाचित सांसद को दूसरे दल में प्रवेश करने से रोकने के लिए दल बदल अधिनियम का निर्माण करवाया गया था। और जब ये अधिनियम बना था तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और दल बदल अधिनियम का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सरकार अस्थिर नहीं हो, क्योंकि भारत में बड़े स्तर पर राजनीतिक दल के निर्वाचित सांसद और विधायकों के द्वारा मंत्री पद के लिए या पैसे के लालच में दल परिवर्तन किया जाता है, जिसके कारण सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। दल बदल से संबंधित आपने कई उदाहरण देखे होंगे। कई राज्यों में दल बदल के कारण एक दल की सरकार गिर गई, दूसरे दल की सरकार बनी थी। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, बीजेपी की सरकार बनी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी, गठबंधन सरकार। तो शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायकों ने दल बदल कर लिया, जिसके कारण वो सरकार गिर गई थी। और जिन लोगों ने दल बदल किया था उन्होंने दूसरे दल के साथ सरकार बना ली। भारत में राज्यों के अलावा संघ के स्तर पर भी दल बदल के कारण सरकारें गिरी हैं। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, उनकी जनता पार्टी के कुछ सांसद चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए तो उनकी सरकार गिर गई। इसी प्रकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार दल बदल के कारण गिर गई थी, यानी जो सांसद थे वो उस दल से अलग हो गए, दूसरे दलों के साथ जाकर मिल गए। तो दल बदल के कारण हमारी जो सरकारें होती हैं, चुनी हुई सरकारें, वो अस्थिर होती हैं। तो इसके कारण ये अधिनियम बनाया गया है ताकि सरकारें अस्थिर नहीं हो और अपना कार्यकाल पूर्ण कर सकें। तो राजीव गांधी के समय ये अधिनियम बना था। इस अधिनियम में बाद में एक परिवर्तन भी किया गया था, जो परिवर्तन 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, क्योंकि 91वें संविधान संशोधन 2003 से पहले इसमें यह प्रावधान था, अगर किसी दल के 1/3 सदस्य उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये प्रावधान इस मूल संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, इसका भी दुरुपयोग होने लगा। बाद में पहले तो एक निर्वाचित सांसद या विधायक ही दल बदल करता था, लेकिन जब ये प्रावधान जोड़ दिया कि 1/3 सदस्य दल से अलग हो सकते हैं और उनको दल बदल के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो फिर समूह में दल बदल होने लग गया। क्योंकि किसी पार्टी के 30 सांसद हैं तो उसमें से 10 सांसद अगर उससे अलग होते हैं तो उनको इस अधिनियम के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी अब दल बदल समूह में होने लगा था। तो इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया और ये कहा गया कि अगर 1/3 सांसद भी अलग होते हैं या कुछ समूह में सांसद अलग होते हैं तो उनको दल बदल के तहत अयोग्य ठहराया जाएगा। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इससे दल बदल अधिनियम में परिवर्तन किया गया और उसमें यह भी प्रावधान जोड़ा जिसकी हमने चर्चा की थी कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 75 एक ख में प्रावधान किया गया कि दल बदल वाले व्यक्ति को कभी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, या तो वो दोबारा निर्वाचित होकर आएगा या फिर उस सदन का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? सदन के स्पीकर के पास होता है। अगर लोकसभा है तो लोकसभा के स्पीकर के पास होगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति के पास होता है। दल बदल अधिनियम से संबंधित जो भी विवाद आते हैं, किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करनी है या नहीं करनी है, इस पर फैसला कौन करते हैं? लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर करते हैं, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं, या किसी राज्य की विधानसभा है तो वहां पे विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। और कुछ दल बदल अधिनियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर किसी एक दल के सदस्य होते हैं, लेकिन कई बार इनको निर्णायक वोट देना होता है। निर्णायक वोट कब देना होता है? जब किसी विधेयक या किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक वोट दिया जाता है। तो उन पर
अगर उनकी पार्टी किसी दूसरे पक्ष की तरफ वोट दे रही है, लोकसभा का अध्यक्ष किसी दूसरे पक्ष की तरफ वोट दे रहे हैं, तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता। पहला अपवाद तो ये है। और दूसरा अपवाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। और तीसरा अपवाद क्या है? अगर किसी दल के 2/3 सदस्य उस दल से अलग हो जाते हैं तो उन पर भी दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर 2/3 सदस्य अलग होकर दूसरे दल में मिल जाते हैं तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है।